मैं सलामुद्दीन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ आज की नई वीडियो लेकर। हमने कल नावल का कुछ हिस्सा पढ़ा। नावल में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा के बारे में हमने पढ़ा था कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा एक बहुत शरीफ घर से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनकी ज़मीन हड़प ली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं छोड़ा। उनके पढ़ने लिखने का शौक़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि किस तरह उन्होंने पहले पढ़ाई की, बीए पास किया, पास करने के बाद नौकरी की, आईआईटी माफ़ कीजिएगा बीए नहीं, आईआईटी से रुड़की में उन्होंने पढ़ा, फिर वहाँ से मुलाजमत की। मुलाजमत के बाद उन्हें केमिस्ट्री का शौक़ चढ़ा। केमिस्ट्री को उन्होंने शौक़ की वजह से अपने घर बार तक के सामान बेच दिए और केमिस्ट्री सीखने की कोशिश करते रहे। तो उन्होंने एक लोहार के यहाँ ट्यूशन इसी वक्त से पढ़ाना शुरू किया कि वो जो भट्टी चलाने के तरीका सिखाएंगे। तो ये उनकी पूरी ज़िंदगी है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नावल लिखे, 6 नावल लिखे। 3 नावल नहीं मिलते हैं, बाद के 3 नावल जो हैं ज़ाते शरीफ, शरीफज़ादा और उमराव जान था। एक उनकी आप बेटी है जो हम बात कर चुके हैं। एक लखनऊ में जब अंग्रेज़ आ रहे थे और तो वहाँ के जो मिडिल क्लास के मुतवसत तबके के लोग थे उनको क्या परेशानियाँ आई, उसकी पूरी कहानी है। और तीसरी नावल के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा नावल है जिसने मिर्ज़ा हादी रुस्वा को मिर्ज़ा हादी रुस्वा बनाया। आइए हम उसी पर बात करेंगे और पूरी गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल उमराव जान था। हम बात कर रहे हैं उमराव जान के ताल्लुक से। उमराव जान के बारे में बता दें कि ये फ्लैशबैक की टेक्निक इस्तेमाल की गई है। जो इस नावल की जो किरदार है, मेन लीडिंग रोल में है, वो उमराव जान नाम की एक तवाइफ है, वो लीडिंग रोल में है। वो पूरी कहानी सुनाती है। तो इसमें फ्लैशबैक की कहानी या आप बीती की कहानी सुनाती है। इस आप बीती के ताल्लुक से मैं आपको एक बड़ा अच्छा शेर सुनाना चाहूँगा जो उसके ताल्लुक से आया है कि लुत्फ़ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूँ कि जग बीती। जो ये नावल शुरू करती है, वो जब उसमें इसरार करते हैं लोग सुनाने के लिए, तो वो शुरू करती है तो इस स्टेज से शुरू करती है। उस ज़माने में लखनऊ के ताल्लुक से अगर हम बात करें या कोठे के ताल्लुक से बात करें तो वो तहज़ीब सिखाने का तरीका था। रऊसा, बड़े बड़े रईस अपने बच्चों को कोठे पर भेजते ताकि वो वहाँ की तहज़ीब सीख सकें। तो जब शुरू होती है तो इसी शेर से शुरू होती है कि लुत्फ़ है कौन सी कहानी में आप बीतू कहूँ कि जग बीती। तो फिर वो पूरी कहानी सुनाती है कि एक वो पुलिस वाले की बेटी है, एक डाकू जो है फजल, उसको वो पकड़वा देता है उसका वालिद। वो छूट कर आता है तो उसके बदला लेने के लिए उस पुलिस वाले की बेटी को किडनैप करके ले जाता है और रास्ते में कई जगह ठहरता है। पूरी एक कहानी है। फिर वहाँ ले जाके बेच देता है। बेचने के बाद उसकी तरबियत की जाती है। बहुत छोटी रहती है, मेरे ख्याल से 7-8 साल का जिक्र है। तरबियत की जाती है। तरबियत के बाद वो पूरे आदाब जो है वहाँ सीख जाती है। उसके बाद एक बार जगह जगह बड़ी बड़ी महफिलों में उसको बुलाया जाता है कि आप आए और हमारे यहाँ आकर अपने कहानी या गज़ल या सुनाएं, नगमा सुनाएं, रक्स दिखाएं। एक बार उसी के अपने गांव में जाते हैं तो उसे अपना बचपन पूरा याद आ जाता है। वो सब कुछ देखती है और देखने के बाद जब अपने घर जाती है तो एक समाज की तल्ख़ हकीकत जिसमें उस बच्ची का कोई दोष नहीं, किडनैप कोई करके ले गया, कहीं उसने सीखा। और जब वो घर आ रही है तो उसके वालिदैन, उसके बाप, उसके माँ उससे मिलने को तैयार नहीं है। उसका भाई तलवार लेकर आता है कि मैं तुझे काट दूँ, तो यहाँ क्यों आई है। तो उसी पूरी फ्लैशबैक में एक बड़ी अजीब सी कशमकश है उस कहानी में और ऐसा लगता है कि लखनऊ में घूम रहे हैं। लखनऊ की बोलचाल, तहजीब, रहन सहन सब कुछ दिखाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग उस घर को तलाश करने आए कि जहाँ उमराव जान रहती थी। तो ये इस कहानी का जीता जागता एक नमूना है। तो आइए हम उसी पर बात करेंगे कि फ्लैशबैक की तकनीक है। इस नावल का असल जो है लखनऊ की मिट्टी हुई तहजीब की अक्कासी करना है। एक लड़की की कहानी है जो अगवा होकर लखनऊ के एक तवाइफ के यहाँ आ जाती है। हम आगे बढ़ते हुए इसी में बहुत सारी बात करेंगे जिसमें इस नावल के ताल्लुक से सारी चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा सा अभी मैं मेरे ख्याल से मिर्ज़ा हादी रुस्वा पर कुछ सवालात जो इम्तहानात में आए हैं वो भी गुफ्तगू साथ में करते हुए चलेंगे। ये रुस्वा के वालिद का नाम मोहम्मद तकी था। रुस्वा के वालिद का नाम मोहम्मद तकी था। एक बार आया था कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा के वालिद का नाम क्या था। एक सवाल अक्सर आया है कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा किस दबिस्तान से जुड़े हुए थे। रुस्वा किस दबिस्तान से जुड़े हुए थे। तो ये लखनऊ, दबिस्तान लखनऊ से जुड़े हुए थे। दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक था। रुस्वा का पहला नावल कौन सा है तो अफ़शाए राज। रुस्वा का पहला नावल कौन सा है तो वो है अफ़शाए राज।
जो कि 1896 ईस्वी में लिखा गया था, 1896। रुस्वा का शुमार किन नकादों में होता है? ये सवाल भी आया हुआ है। रुस्वा का शुमार किन नकादों में होता है? तो इनका शुमार जो है वो नफसाती नक्काद में होता है। नफसियाती नक्काद के तौर पर इनका शुमार होता है। उमराव जनता कैसा नॉवेल है? तो नफसियाती नॉवेल है। उमराव जानदा कैसा नॉवेल है? तो हम जहाँ पूरे इंसान की नफ्स को बयान करने की कोशिश की गई है। उमराव जानदा कैसा नॉवेल है? तो ये एक नफ्सियाती नॉवेल है। ये एक नफ्सियाती नॉवेल है। आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगला कि किस तर्ज में बयान की गई। तो हम बात कर चुके हैं कि ये आप बीती के तर्ज पर बयान की गई है। अगला सवाल आया था कि फैजू किस नॉवेल का किरदार है? फैजू यही डाकू है जो उसको किडनैप करके ले जाता है। किस नॉवेल का किरदार है? तो वो है उमराव जान अदा का। मैं अपने साथी अफामुद्दीन से कहूंगा कि देखें इसका कैमरा ठीक है नहीं है। उमराव जान अदा का किरदार है। आगे हम देख रहे हैं कि उमराव जान की परवरिश कौन करती है? तो जो उसको वहां बेच देते हैं तो वहां उनकी परवरिश बुआ हुसैनी करती हैं। उमराव जान की परवरिश कौन करती हैं? तो बुआ हुसैनी। ये सारे सवालात आए हुए हैं मुख्तलिफ इम्तिहानात में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा ख्याल रखेंगे। रुस्वा के वालिद का नाम क्या था? तो रुस्वा के वालिद का नाम मोहम्मद तकी था। रुस्वा के दबिस्तान किस दबिस्तान से जुड़े हुए? तो दबिस्तान लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रुस्वा का पहला नावल कौन सा था? अफशाए राज, जो 1896 ईस्वी में लिखा। रुस्वा का पहला नावल अफशाए राज 1896 में लिखा। रुस्वा का शुमार किन नक्कादों में होता है? तो नफ्सियाती नक्काद में इनका शुमार होता है। उमराव जान अदा कैसा नावल है? तो नफ्सियाती नावल है। पूरे इंसान की नफ्सियात। फैजू ये बहुत सवाल कई बार आया है। डाकू है जिसको उसके वालिद उमराव जान अदा के वालिद जेल भिजवाते हैं। जेल भिजवाने के बाद जब ये छूट कर आता है तो बदला लेने की नीयत से उनकी बेटी को किडनैप कर लेता है, जो उमराव जान अदा के नाम से मशहूर होती है। तो फैजू किस नावल का किरदार है? उमराव जान अदा। उमराव जान की परवरिश कौन करता है? वो ले जाके जब उसे कोठे पर बेच देता है तो उसकी परवरिश बुआ हुसैनी करती है। आगे बढ़ते हैं कि इस नॉवेल के बारे में मैं बताऊं कि समझिए इसने मिर्जा हादी रुस्वा को हादी रुस्वा बना दिया, और पूरी जब तक उर्दू अदब रहेगी या दुनिया रहेगी कोई उनका नाम नहीं भूल सकता है। खानम किस नावल का किरदार है? खानम जो होती है उस कोठे की देख रेख करने वाली है। खानम किस नावल का किरदार है? तो वो उमराव जान अदा का। फैज अली का उमराव जान, ये भी सवाल आया है कि उमराव जान, मैंने बता चुका हूं जान अदा में फैज का पेशा क्या है? वो डाकू होता है, डाकू। और उसी के जब बंद कर दिया जाता है तो उसके बदले में उससे बदला लेने के लिए वो पुलिस वाले की बेटी का जो गवाही देता है किडनैप कर लेता है, तो डाकू है वो। उमराव जान अदा में खानम की बेटी का क्या नाम है? खानम की बेटी का क्या नाम है? तो उनकी बेटी का नाम जो है वो बिस्मिल्लाह है। अब मैं बता दूं आपको कि ये बिस्मिल्लाह जो होती है ना वो खानम की रकीब बन जाती है, क्योंकि उमराव जान अदा की। उमराव जान अदा बहुत महज़्ज़ब है, उसमें सारे अदवार सीख लेती है, सब कुछ उसको आसानी से समझ में आ जाता है। और बिस्मिल्लाह जो है वो खानम की बेटी है, लेकिन लोग उसको उतनी तारीफ नहीं करते हैं जितनी उमराव जान अदा की करते हैं, इसीलिए वो उसकी रकीब बन जाती है। खानम जिसको पसंद करती है, माफ़ कीजिएगा, उमराव जान अदा को जो पसंद करता है बिस्मिल्लाह उसको पसंद करने लगती है, इसी वजह से उसको रकीब भी कहा। कई बार सवाल आया है कि उमराव जान अदा की नॉवेल में रकीब कौन है? तो वो बिस्मिल्लाह। हमने अभी बताया था आपको पहला कि उमराव जान अदा शुरू कौन से शेर से होता है? तो ये है लुत्फ़ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूँ की जग बीती। इसी शेर से उमराव जान अदा शुरू होता है।
आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ख्याल से आज के लिए इस समय जो अभी हम उमराव जनाजा की बात कर रहे थे, इसके लिए इतना ही रहने दें, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। और जो सवालात जहाँ हर जगह आए हुए हैं उसी सवाल है, इससे बहुत डीप में अगर आता है तो फिर हम देखेंगे इसका कैसे मुताला करना है। अभी के लिए इतना ही। हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे नावल निगार के बारे में बात करेंगे। राशिदुल खैरी उसी वक्त के नावल निगार हैं। राशिदुल खैरी को क्या कहा जाता है? मुसव्विर गम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ख्वातीन की तरबियत के लिए लिखे और उनको लगता था कि उनके मन में ना पूरे क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छा एक वो शेर का एक हिस्सा है कि सारे जहां का गम हमारे जिगर में है। तो वही हाल था कि सारे मुआशरे का दर्द उनके जिगर में सिमटा हुआ था। वो बच्चियों की तरबियत, खास तौर से औरतों की तरबियत के लिए परेशान रहते थे। तो इसीलिए उनको तशबीह दी गई मुसव्विर गम की। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। राशिदुल खैरी भी नावल निगार थे। अक्सर इनका सवाल जो आता है कि इनको किस नाम से बुलाया जाता था। असल नाम इनका अब्दुल राशिद था, लेकिन राशिदुल खैरी के नाम से मशहूर हुए। तो इनका कलमी नाम राशिदुल खैरी है। अपने जमाने के मशहूर रसाला मगज़न में मज़ामीन लिखते थे। कई बार सवाल आया है कि राशिदुल खैरी किस में मज़ामीन लिखते थे, किस रिसाले में? तो मगज़न रिसाले में मज़ामीन लिखते थे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कई रिसाले खुद जारी किए बाद में। इन्होंने यानी कि राशिदुल खैरी ने इन्होंने कई रिसाले खुद जारी किए, जैसे जैसे अस्मत तमद्दुन, सहेली वगैरह। ये सारे उनके वो थे, रिसाले थे जो राशिदुल खैरी खुद करते थे। इनकी जो पैदाइश हुई है 1868 ईस्वी में हुई। 1868 में पैदाइश हुई थी दिल्ली, माफ कीजिएगा, हाँ दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में इंतकाल हो गया 1868 में। और इंतकाल जो है इनका 1936 ईस्वी में। दोनों दिल्ली में हुआ है। पैदाइश 1868 ईस्वी दिल्ली में और इंतकाल भी 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी क्यों और मशहूर है? जो पहला तरक्के पसंदों का जलसा हुआ था, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। हम प्रेमचंद के बारे में आगे बढ़ेंगे। इनका असल मैदान, राशिदुल खैरी का जो असल मैदान था वो इस्लाह ख्वातीन था। इनका असल मैदान इस्लाह ख्वातीन, ठीक है। इसी सब की वजह से इनको मुसव्विर गम भी कहा जाता है। राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम भी कहा जाता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं राशिदुल खैरी साहब के बारे में कि इनकी पैदाइश 1868 ईस्वी में होती है, जो कि दिल्ली में, और इनका इंतकाल 1936 ईस्वी दिल्ली में ही होता है। अब्दुल राशिद इनका नाम था असल, लेकिन राशिदुल खैरी के नाम से लिखते थे, मशहूर हुए। अपने ज़माने के मशहूर रसाला मुग़ज़्ज़ल में इन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन बाद में इन्होंने खुद का रिसाला निकाला, जैसे अस्मत, तमद्दुन, सहेली वगैरह। सवाल आता है कि अस्मत किसका रिसाला था, तमद्दुन किसका रिसाला था, सहेली किसका रिसाला था? इनका असल मैदान जो था ना वो इस्लाह ख्वातीन था, जो मैं बात कर चुका हूँ। ख्वातीन का दर्द इनके जिगर में, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, इसी वजह से उनको मुसव्विर गम कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि उर्दू नावल को अब तक एक परवान मिल चुका था, लेकिन नावल को आम लोगों तक जो रसाई पहुंचाई है एक ऐसे नावल निगार ने, जिसके पर हम बात कर चुके हैं कि उनकी कहानियां चाहे वो अफसाने की शक्ल में हो, ड्रामे की शक्ल में हो या नावल की शक्ल में हो, बिल्कुल ऐसा लगता था कि आम लोगों की जिंदगी के ताल्लुक से है। और वो नाम कोई और नहीं, हमारे और आपके बहुत ही मशहूर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम बात कर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, इससे पहले अफसाने वाले पोर्शन में कि बनारस में लम्हे में पैदा हुए, सब कुछ हम बात कर चुके हैं। अब सीधा हम आते हैं उनके नावल निगारी पर, क्योंकि हम नावल के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। तो इन्होंने आम बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल की, समाज में उठने वाले मसले पर बात की, जमींदार और जागीरदार के खिलाफ इन्होंने बात की।
इनके बहुत सारे नॉवेल हैं जिनका मैं कुछ बहुत मशहूर नॉवेल इनका नाम मैं लिख देता हूँ। जलवा एसार, जलवा एसार, बेवा, बाजार हुस्न, गोशाए आफियत, ये सब उनका है। उनकी नॉवेल के बाद गबन, चौगान हस्ती, पर्दा मजाज, मैदान अमल, गौदान। जो उनका शाहकार माना जाता है वो गौदान को माना जाता है, और इनका ये आखिरी नावल भी था गौदान। और इनका एक नामुकम्मल नावल भी था जिसे मंगलसूत्र। कई बार सवाल आया है कि मुंशी प्रेमचंद्र का नामुकम्मल नावल कौन सा है, तो वो है मंगलसूत्र। आप देखेंगे कि इनके जो नॉवल है, जितने भी नॉवल हैं, ये सारे आप पढ़ेंगे तो सारे समाजी मुद्दों पर है। जलवा एसार, बेवा, बाजार हुस्न, गोशाए आफियत, गबन, चौगान हस्ती, पर्दा मजाज, मैदान अमल, गौदान, ये सब जो है आम जिंदगी को मुतासिर और प्रभावित करने वाले हैं। आइए हम इनके बारे में बात करेंगे और इनसे जो सवालात आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के ताल्लुक से या नॉवल या कुछ अफसानों के ताल्लुक से, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सवाल अभी जो मैंने लिखा था कि मुंशी प्रेमचंद का नामुकम्मल नावल कौन सा है। नामुकम्मल नॉवल जो है उनका मंगलसूत्र, और मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नॉवल वो है गौदान। मुंशी प्रेमचंद ने अफसाना लिखा था सोजेबल, अफसाने में जिस पर बात कर चुके थे कि उसको हुकूमत हिंद ने जब्त कर लिया था। तो कितने उसमें अफसाने शामिल थे? मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल थे? तो इसका जवाब है 5 अफसाने शामिल थे। कितने अफसाने? 5 अफसाने शामिल थे। आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि करबला के नाम से ड्रामा भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। ड्रामा किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद ने। करबला के नाम से ड्रामा, कई बार सवाल आता है कि करबला ड्रामा, तो हम तो सीधा नाम सुनते ही मुंशी प्रेमचंद काट देते क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि करबला ड्रामा भी उन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं तो मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव कहा था, किसने कहा था? मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा था? तो वो थे रशीद अहमद सिद्दीकी ने। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव कहा। अब हमें में हुस्न का म्यार बदलना होगा। ये किसने कहा था? इस पर बड़ी तवील बहस हुई है और एक समझे एक मैनिफेस्टो था आने वाले समय में, आने वाले वक्त में जो उर्दू अदब लिखा गया उसका मैनिफेस्टो था ये कि अब हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा। ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, और ये कब कहा था? जब इन्होंने सदारती खुतबा दिया था तरक्की पसंद तहरीकों का 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी पहली बैठक, उसी में उन्होंने सदारती खुतबा दिया और कहा था कि अब हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा। नामुकम्मल नावल मुंशी प्रेमचंद का मंगलसूत्र, आखिरी नावल मुंशी प्रेमचंद का गौदान, मुंशी प्रेमचंद का अफसाने मजमुआ सोज़े वतन था जिसको हुकूमत ने बंजब्त कर लिया था। हम अफसाने में पढ़ चुके हैं कि उसमें कितने अफसाने शामिल थे? 5। करबला के नाम से ड्रामा किसने लिखा? तो मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता हुआ गाँव किसने कहा है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने। अब हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा, किसने कहा है? तो मुंशी प्रेमचंद ने। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये जो तरक्की पसंद तहरीकों की बैठक हुई थी 1936 ईस्वी में लखनऊ में, पहली बैठक हुई थी, उसकी सदारत की थी मुंशी प्रेमचंद ने, और एक नई जिहत अता की थी उस तरक्की पसंद तहरीक को। और शायद उन्हीं के बदल के म्यार बदलने के उस लहजे के बाद लोगों ने म्यार बदला और बहुत कुछ लिखा था। गऊदान मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल है और आखिरी नावल है। गऊदान में कितने अबवाब? तो 36 अबवाब है उसमें, 36। गऊदान का मेन किरदार कौन सा है? होरी। होरी एक किसान है जो खेल करता है, गाय पूरी जिंदगी पालने की कोशिश करता है, नहीं पाल सकता है, और जब मर जाता है तो पंडित जी कहते हैं कि इसके शुद्धि के लिए गऊदान करना होगा। तो एक ऐसा किरदार, टिपिकल हिंदुस्तानी का किरदार दिखाया है। कभी मौका हो तो आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा उस वक्त के हिंदुस्तान को समझने के लिए। मुंशी प्रेमचंद की वफात 1936 में, उससे पहले पढ़ चुके हैं। माधु और घेसु दो अहम किरदार हैं, वो मुंशी प्रेमचंद के ही हैं। माधु और घेसु दो अहम किरदार हैं। किसके? तो मुंशी प्रेमचंद की। कफन, कफन के बारे में पढ़ते हैं ना कि एक कफन के बारे में है कि माधु और घेसु दोनों बाप बेटे हैं और दोनों बैठे हुए हैं, और उनकी जो माँ है वो दर्द ज़ह में है, यानी कि डिलीवरी होने वाली है, और ये दोनों बाहर बैठे आलू भून कर खा रहे हैं, और उसी समय वो मर जाती है। सुबह वो लोग कफन का पैसा जमा करते हैं और जाते हैं कफन खरीदने, और कफन खरीदने के बजाय वो दोनों पूरा पैसे का जाके होटल में खा लेते हैं, और एक ऐसी समाजी बुराई को वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और वो क्या कहता है जुमला कि अरे पक हम तो वो तो मरने वाली तो मर गई, आज हमारे पेट का इंतजाम हो गया, एक तरह से इतने दिनों बाद हमने जलेबी पूरी खाई है। तो फिर बेटा कहता है कि कफन का इंतजाम कौन करेगा? तो गांव वाले कर देंगे। मतलब ऐसी बेबसी, भूख के आगे सब कुछ दिखा दिया कि भूख के आगे क्या होता है। बीवी मर गई है लेकिन उसके कफन के पैसों से वो खा जा रहा है। तो आपको एक बार मौका हो तो इसे जरूर पढ़िएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो दो तीन चीजें और हैं हमारे पास कि प्रेमचंद का नावल असरार माविल, माविल किस अखबार में किस बार छपा था? तो वो जो था आवाज़ खल्क में। हम मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी बातें पहले कर चुके हैं कि उन्होंने हंस निकाला था, उसके बाद जागरण से जुड़े रहे, कब निकाला था, ये सब हम बात कर चुके हैं। हमारी तफसील हमारी दूसरी वीडियो में मौजूद है, तो हम यहाँ उसके एक्स्ट्रा वक्त लेना मुनासिब नहीं समझते। आपको अगर डिटेल्स जाननी है तो हमारा दूसरा वीडियो अफसाने के ताल्लुक से है, जिसमें हमने मुंशी प्रेमचंद की पूरी ज़िंदगी बताई है। तो मुझे लगता है कि आप आज के लिए इतना ही रहने दें, और आप सभी को वेल विशेज़ कि आप अच्छे से तैयारी करें, खूब अच्छे से तैयारी करें, और इतने अच्छे से तैयारी करें कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। जितनी खुशी आपको होगी उतनी खुशी हमारी टीम को होगी। तो हमारी इस पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँगे ताकि वो भी हमारी हौसला अफजाई कर सकें।